गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया अध्याय दो बैलों की कथा। इसके प्रारंभ में हमने देखा कि गधे और बैल के माध्यम से लेखक ने हमें मानव के व्यक्तित्व के गुणों का परिचय प्रदान किया है कि जो गधे के समान निरापद, सहिष्णुता, सहनशीलता आदि के भाव रखता है, सीधापन रखता है, उसे क्या कहा जाता है? परले दर्जे का बेवकूफ़ कहा जाता है। भारतीयों की जो अफ्रीका में दुर्दशा हुई, उस दुर्दशा का मूल कारण इन्हीं गुणों को यहाँ पर बताया गया है कि भारतीयों में सहनशीलता और सीधापन ज़्यादा है, जबकि ये सन्यासी के गुण हैं। इन गुणों का सम्मान होना चाहिए, परंतु विदेशों में भारतीयों के इन गुणों को अपमानित किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया और उनकी दुर्दशा की गई। यहाँ पर अन्य मानवीय मूल्यों को भी हमने देखा, जैसे दुर्व्यसनों से दूर रहने की बात यहाँ पर कही गई। विपत्ति के समय अर्थ पक्ष के मजबूत होने की बात हमने की। कठोर परिश्रम का भाव हमने देखा। सबके प्रति प्रेम का भाव हमने देखा। सहिष्णुता या सहनशीलता का भाव और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का भाव, ये विभिन्न मानवीय मूल्य अब तक पढ़े गए अध्याय में हमने देखे और अनुभूत किए। अब आगे देखिए। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ यानी बैल को बछिया का ताऊ की संज्ञा दी गई है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि बैल वैसे तो साधारण तौर पर शांत रहने वाला प्राणी है, परंतु जब उसके ऊपर अन्याय आवश्यकता से अधिक बढ़ता है तो वो कभी कभी उस अन्याय का प्रतिकार भी करता है। ये बात किस लिए कही गई है? क्योंकि यहाँ पर उन दो बैलों के माध्यम से ही वो उन मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, अन्याय का विरोध करना चाहता है। इसलिए बैलों को यहाँ पर क्या बताया है? अन्याय का प्रतिकार करने वाला बताया है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा माना गया है। अब यहाँ पर देखिए, झूरी काछी के माध्यम से, उसके दो बैलों के माध्यम से अन्याय का प्रतिकार और मानव मूल्यों की स्थापना का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। लेखक कहता है कि झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पचाई ही जाति के थे। ये उनका शारीरिक व्यक्तित्व बताया गया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पचाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ये उनका शारीरिक व्यक्तित्व बताया गया है। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अगला मानवीय मूल्य भाईचारे का भाव या भाईचारे का गुण। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे ये हम नहीं कह सकते। इसके बाद वाली लाइन अंडरलाइन करना, क्योंकि उनकी इस शक्ति के बारे में बताया है कि वो बिना बोले भी एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनमें निश्चित रूप से कोई न कोई गुप्त शक्ति ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई थी, परंतु मानव बिना बोले विचारों को नहीं समझ सकता। मानव आज भी उस गुप्त शक्ति से वंचित है। तो क्या कहा है देखो, कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये उसी ईश्वर प्रदत्त गुप्त शक्ति की बात कही जा रही है जिससे मनुष्य वंचित है कि वो बिना बोले एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकता। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। यहाँ पर अगला मानवीय मूल्य आता है एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव। क्योंकि एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव था, तभी तो वो एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। वो विग्रह के नाते से नहीं, बल्कि विनोद के भाव से। अगला गुण विनोद का भाव यानी मजाक का भाव, मतलब मजाक भी करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना है तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक जरूरी होता है।
अगला मानवीय गुण है आत्मीयता का भाव, मतलब एक दूसरे के प्रति अपनत्व और आत्मीयता का भाव रखना चाहिए। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, घनिष्ठता का भाव यानी बहुत क्लोज रिलेशन जिसे आप लोग कहते हो, बहुत समीप का, निकट का जो रिश्ता कायम हो जाता है उसे कहा जाता है घनिष्ठता। कि जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। धोल धप्पा होना यानी एक दूसरे से मस्ती प्रारंभ हो जाना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है, जब तक घनिष्ठता का भाव नहीं है, एक दूसरे से निकटता का भाव नहीं है, एक दूसरे से स्नेह का भाव नहीं है, विनोद का भाव नहीं है या आत्मीयता का भाव नहीं है, तो ऐसे दोस्ती को दोस्ती नहीं कहा जाता, ऐसे दोस्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यहाँ पर कौन सा भाव आ गया? एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव। क्योंकि ये कब चाहेंगे कि एक व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट हो, और मित्रता है तो दोनों क्या करना चाहते थे? एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहते थे, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते थे, एक दूसरे पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। अतः अगला गुण क्या आ गया? सहयोग का भाव। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में, नांद जहाँ पर बैलों को, गायों को चारा डाला जाता है, उस स्थान को कहा जाता है नांद। खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। यहाँ पर देखिए, ये जो मानवीय मूल्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मानवीय मूल्यों का एक प्रश्न है हमारे यहाँ पर। आप देखिए पाठ्य पुस्तक का हमारे यहाँ पर जो प्रश्न है मैं बता देता हूँ। मैं आपको जिन मानवीय मूल्यों की बात कर रहा हूँ, आपको ये सारे मानवीय मूल्य ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमारी पाठ्यपुस्तक में प्रश्न नंबर 3 है। देखिए कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में ये जितने मानवीय मूल्य मैं बता रहा हूँ, इनका ध्यान रखना है और इन्हीं को लिखना है। तो आगे देखते हैं हम कि संयोग की बात। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी बैलों की जोड़ी, गोई अर्थात बैलों की जोड़ी। अब उन्होंने क्या किया? झूरी ने एक दिन अपने साले गया के साथ उस गोई को अर्थात बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं? समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उनको अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। क्यों? क्योंकि वो झूरी जो उन बैलों के प्रति स्नेह का भाव रखता था, जो प्रेम का भाव रखता था, जो पशुओं के प्रति उसके मन में प्रेम का भाव था, उस प्रेम के भाव के वशीभूत वो उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अतः उसको गया को उस बैलों की जोड़ी को ले जाने में पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके पुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगला मानवीय मूल्य है सेवा का भाव, स्वामी भक्ति का भाव। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी यानी सेवा करने में। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, अर्थात संतुष्टि का भाव। अगला गुण है संतोष का भाव या संतुष्टि का भाव। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर हमने खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अब पहुँच तो गए। पहुँचने के बाद की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है कि संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि दिल उनका भारी हो रहा था, क्योंकि अपनी जगह को छोड़कर जाने का दुख उनके मन में दिखाई दे रहा था। और आज जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, ये नया गांव, ये नए आदमी सब उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगाने यानी अजनबी से। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से यानी तिरछी निगाहों से देखा और
लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ना यानी पूरा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे वो रस्सी जिससे उनको बांधा गया था, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान भी नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। कि उनके मन में कौन सा भाव था? स्वतंत्र होने का भाव था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध किया। मालिक के प्रति प्रेम का भाव था, जिसके कारण वो उस दूसरी जगह पर रुकना नहीं चाहते थे और वहाँ से वो जाना चाहते थे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी पर वो स्थान जहाँ पर वो चढ़ने के लिए खड़े होते थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव वो रस्सी, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह क्यों? विद्रोह तो इस बात का कि हमने क्या गलती की थी कि तुमने हमें दूसरे के हाथों बेच दिया, और स्नेह इस बात का क्योंकि उससे ज़्यादा प्यार करने वाला मालिक उन्हें अभी तक नहीं मिला था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से गले लगाना और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर यानी मन का हरण करने वाला, क्योंकि गांव में कोई भी छोटी सी भी घटना होती है तो वो घटना भी क्या बन जाती है? विशेष बन जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मैंने अभी आपको बताया महत्वपूर्ण क्यों थी, क्योंकि गांव में ऐसी घटनाएं कभी कभार घटित होती है। अब लोगों के कैसे मत हुए उन बैलों को लेकर के, कैसे कैसे सोच विचार हुई, वो यहाँ पर बताया कि बच्चों की जो सभा थी, अर्थात बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, अरे बैल नहीं है रे, वे उस जन्म के आदमी हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की बातें उन बैलों को लेकर के वहाँ पर हो रही थी। अब ये बात जैसे कही तो इस बात का प्रतिवाद करने का यानी विरोध करने का साहस किसी को नहीं हुआ। जब अब झूरी की स्त्री को यहाँ पर बताया, देखो झूरी तो था बैलों से प्रेम करने वाला, परंतु झूरी काछी जो था उसकी पत्नी पशुओं के प्रति प्रेम का भाव मन में नहीं रखती थी। तो उसके व्यक्तित्व को भी यहाँ पर बताया गया है कि झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। तो झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप नहीं सुन सका, आक्षेप है ना ताना, व्यंग्य नहीं सुन सका और कहा कि नमक हराम क्यों है? चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते बेचारे। अब उसे ऐसा लगा कि इनको चारा और दाना खाने को नहीं मिला, इसलिए रस्से छुड़ाकर आ गए, जबकि वास्तविक कारण इनको पता नहीं था। क्यों? क्योंकि बैल बोलकर बता नहीं सकते थे, वो कर करके क्या है, और उस ज़माने में संचार तंत्र इतना नहीं था कि उनका साला फ़ोन करके उनको बताता। तब स्त्री ने बड़े रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? तो स्त्री चिढ़ गई और कहने लगी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते हैं। कहने का मतलब है कि इतना प्रेम भाव कोई भी जानवरों के प्रति नहीं रखता, अगर खिला रहा है तो उनसे काम भी करवा रहा है। जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी कि आप किसी पशु को अगर प्रेम करते हो तो वो आपका उतना ही सहयोग करता है। वो उसे क्या मानती थी? वो कहती है कि ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। आखिर में वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद चुनाव, ताकीद का मतलब होता है संकेत कर दिया गया, चुनौती दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए, अर्थात उनके खान पीन के जो सुख सामग्री थी वो बंद करने की बात यहाँ पर कह दी गई। बैलों ने नांद में मुंह डाला
तो सब कुछ फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो क्या कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अर्थात मालकिन का देखो एक स्वभाव यहाँ पर बताया है कि केवल पशुओं के प्रति नहीं, मनुष्य के प्रति भी उसके मन में प्रेम का भाव नहीं था। तब झूरी उससे प्रार्थना करते हुए कहता है कि चुरा कर डाल आ। तो कहता है न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अर्थात झूरी के भय का स्वभाव यहाँ पर बताया गया है कि वो भी अपनी पत्नी से भयभीत रहता है कि अगर मान लो पता पड़ गया तो मालकिन को वो क्या कहेगा, वो सच बात नहीं बताएगा और झूठ बोल देगा। इस प्रकार से उन दोनों बैलों के साथ अब झूरी के घर में उसकी पत्नी के द्वारा व्यवहार किया जाने लगा। दूसरा दृश्य अगली क्लास में। धन्यवाद।